नमस्ते दोस्तों। अब हम क्वेश्चन नंबर 55 को सॉल्व करेंगे इस RP6 पेपर में। 54 तक हम लास्ट क्वेश्चन जो वीडियो था अपन वहाँ सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 55 है वो एग्जैक्टली क्वेश्चन है आपका कि रिपल फैक्टर ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग पाई सेक्शन फिल्टर एंड लोड रेजिस्टेंस RL फॉर F मतलब फ्रिक्वेंसी 60 हर्ट्ज, C1 in C2 in microfarad, L in Henry in RL in ohm इज गिवन बाय। इनकी ये कह रहा है कि जो रिपल फैक्टर होगा फुल वेव रेक्टिफायर वो भी किस में, केवल पाई सेक्शन वाले फिल्टर में, वो एग्जैक्टली क्या होगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली अपन क्या करते हैं, जैसा क्वेश्चन देगा अपन क्या किया, जैसे अपन ने फुल वेव रेक्टिफायर बना लिया अपन ने। ठीक है, इस फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड का यूज किया गया है, दो कैपेसिटर का यूज किया गया, दोनों पैरेलल हैं, और एग्जैक्टली एक कॉइल L का यूज किया गया है। ठीक है, और एक आपका लोड यहाँ पर है। ये एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन का डायग्राम है। फ्रिक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज दी गई है। कैपेसिटर C1 और C2 जो है वो माइक्रोफैरेड में दिए गए हैं, और जो माइक्रोफैरेड होता है वो एग्जैक्टली 10⁻⁻6 फैरेड के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो रिपल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कि रिपल वोल्टेज वैल्यू अपॉन डायरेक्ट वोल्टेज। ठीक है, कि रिपल वोल्टेज जितना आया है और डायरेक्ट वोल्टेज जितना, दोनों का रेशियो जो होता है वो हमेशा रिपल फैक्टर होता है। और पाई सेक्शन फिल्टर का ये एग्जैक्टली कंप्लीट डायग्राम है आपका। ठीक है, डिफरेंट आपके जो सेक्शन फिल्टर्स होते हैं ये पाई सेक्शन फिल्टर है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली जो इसका फॉर्मूला बनता है वो एग्जैक्ट क्या बनेगा, रिपल फैक्टर R होगा। ठीक है, और रिपल वोल्टेज वैल्यू 1/√2 ओमेगा RL C1 और 4 ओमेगा स्क्वायर L C2-1, ये एग्जैक्टली फॉर्मूला है आपका। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है एग्जैक्टली देखो, इस फॉर्मूले को मैंने जस्ट एक कन्वर्ट किया इस फॉर्म के अंदर। वो किस बेसिस पे कन्वर्ट किया है, वो इस बेस पे कन्वर्ट किया है मैंने कि जो 4 ओमेगा स्क्वायर L जो C2 की जो वैल्यू है वो बहुत ग्रेटर देन किससे है, आपके 1 से आपके। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो 1 है उसको आप नेगलेक्ट कर दोगे, 4 आपका आउटसाइड आ जाएगा तो 4√2 हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या होगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और RL आपका रहेगा, और आपका C1 C2 और L आपका इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली अब क्या करना है अपने को, ये अपना एक फॉर्मूला हो गया है किसमें, नियर टू अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, ओमेगा का मतलब क्या होता है 2πf मतलब फ्रिक्वेंसी। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, जो वैल्यूज अपने को मिली हुई है सारी वैल्यूज को मैंने पुट किया है 1/1 इस फॉर्मूले में। ठीक है, देखो 2√2 हो गया, ये एग्जैक्टली आपके 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ओमेगा क्यूब वो क्या हो जाएगा, 2π की क्यूब हो जाएगा, डॉट फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी आपकी 60 हो जाएगी आपकी। ठीक है, उसकी क्यूब हो जाएगी, डॉट आपका RL C1 C2 R 10⁻⁻12। क्यों, क्योंकि देखो माइक्रो फैरेड था, 10⁻⁻6 C1 जाएगा, और C2 10⁻⁻6 मतलब 10⁻⁻12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो जस्ट पूरा मैंने एक सॉल्यूशन कर लिया, ये एक पूरा मैथमेटिकल सॉल्यूशन है पूरा इसका, जिसकी वैल्यू ठीक इस प्रकार आती है। ठीक है, ये जो ऊपर ले गया इसको 10⁻12 हो जाएगा। इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा कितना था 3300 L C1 C2 RL, ये मेरा एग्जैक्टली आंसर होता है। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली जो भी मेरा यहाँ पर आंसर आता है वो आप इसको ये वाला आंसर अपना होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है कि द मिड फ्रिक्वेंसी गेन ऑफ RC कपल्ड कॉमन इमिटेड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज 100। ठीक है, यानी कि मिड फ्रिक्वेंसी गेन आप कितना है आपका RC मतलब कपल्ड ऑसिलेटर में 100 है। द लोअर एंड अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ एम्पलीफायर आर 20 हर्ट्ज एंड 20 किलो हर्ट्ज रेस्पेक्टली, यानी कि आपकी लोअर फ्रिक्वेंसी और अपर फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज। फाइंड द फ्रिक्वेंसी इन लोअर फ्रिक्वेंसी रीजन वेयर वोल्टेज गेन 60, यानी कि लोअर फ्रिक्वेंसी रीजन है उसके अंदर आपका वोल्टेज गेन 60 है, तो वहाँ आपको फ्रिक्वेंसी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो एग्जैक्टली इसके लिए अपन ने क्या किया, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है आपका वोल्टेज गेन का। ठीक है, AM का मतलब क्या होता है आपका मिडिल फ्रिक्वेंसी गेन होता है, AL का मतलब होता है लोअर फ्रिक्वेंसी गेन होता है, और FL का मतलब होता है लोअर फ्रिक्वेंसी होता है आपका। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो है मिडिल गेन की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, हमें 100 दी गई है। ठीक है, और आपका लोअर फ्रिक्वेंसी गेन हमें कितना दिया गया, हमें 60 दिया हुआ है हमको। ठीक है, और 1 - FL स्क्वायर, FL की वैल्यू कितनी दी गई अपने को 20 दी गई है। ठीक है ना, लोअर फ्रिक्वेंसी कितनी थी 20 हर्ट्ज थी आपकी। ठीक है, ये मैंने डाल दिया है, और F मतलब जो फ्रिक्वेंसी मुझे फाइंड आउट करनी है मेरे को। ठीक है, इस फॉर्मूले को जैसे मैंने एक सिंपल फॉर्म में सॉल्व किया, मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप लोग इसे वर्कआउट करके देख लेना। इसका जो सॉल्यूशन है वो ठीक इस प्रकार से अपन कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, और आपकी जो F की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी √225, यानी कि 15 हर्ट्ज आपकी क्या आएगी एग्जैक्टली आपकी फ्रिक्वेंसी आएगी। ठीक है,
तो एग्जैक्टली अपन चेक कर लेते हैं कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन है कि नहीं है। एग्जैक्टली आपका 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। क्वेश्चन नंबर 57 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि द कंडीशन फॉर सबटेंड ऑसिलेशंस इन फेज शिफ्ट ऑसिलेटर इज HFE, यानी कि फॉरवर्ड करंट गेन रेशियो है आपका, ठीक है, वो कितना होगा आपका, ठीक है। देखो एग्जैक्टली जो आपका जो ये फेज शिफ्ट जो ऑसिलेटर होता है इसका डायग्राम आपका इस प्रकार बनाया जाता है, ठीक है। मैंने कंप्लीट डायग्राम में बना दिया मैंने यहाँ पे। इस सर्किट डायग्राम के अंदर आप देखना, इस सर्किट डायग्राम में ये आपका लोड रेजिस्टेंस है, ये आपके 3 रेजिस्टेंस इक्वल हैं आपके, और यहाँ पर इस जो सर्किट की वजह से इसके अंदर इंडक्शन हुआ है, ठीक है। अब देखो इस सर्किट में पहला लूप ये होगा, सेकंड लूप ये होगा, थर्ड लूप ये होगा। इस लूप को मैं कंप्लीटली किरचॉफ लॉ से सॉल्व करूंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। आप अपनी बुक्स में देख लेना इसका आंसर कैसे किया गया है, ठीक है। मैं इसका फाइनल रिजल्ट, इस लूप को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरा जो HFE की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 23 + 29 R/RL + 4 RL/R, ये मेरी कंडीशन आती है। लेकिन जो मुझसे पूछा गया है फॉरवर्ड के लिए, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, उसके लिए कंडीशन होती है कि यदि R = RL हो जाए, यदि R = RL हो जाए तो ही मेरी ये वाली कंडीशन सही होगी, ठीक है। कौन सी कंडीशन सही होगी मेरी, एग्जैक्टली कंडीशन फॉर सस्टेन्ड ऑसिलेशन वाली कंडीशन जो होगी मेरी, वो कब सही होगी मेरी, जब मेरा R = क्या हो जाएगा, RL हो जाएगा। जैसे ही मैं R = RL को पुट करूंगा मैं, तो मेरी इसकी वैल्यू आएगी 56, ठीक है। इसका मतलब क्या आएगा, H फॉरवर्ड वोल्टेज गेन जो है वो या तो 56 होना चाहिए या उससे क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये एग्जैक्टली मेरा आंसर जो है मेरा, ये वाला आंसर एग्जैक्टली मेरा सही होगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है, थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। ये क्वेश्चन कहता है कि द ऑर्डर ऑफ इनपुट इम्पिडेंस ऑफ FET इज, यानी कि जो ऑर्डर इम्पिडेंस FET मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पिडेंस का ऑर्डर क्या होता है। देखो सुनो, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे याद है। इसका आंसर होगा एग्जैक्टली आपका कि ऑर्डर ऑफ इनपुट इम्पिडेंस ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर इज 1 मेगा ओम टू सेवरल 100 मेगा ओम तक होता है। ये एक थ्योरेटिकल आंसर है आपका, ठीक है, आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि इफ एयर फिल्म इज फॉर्म्ड इन ए न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट, कि न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में जो फिल्म जो बनती है आपकी, देन रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ फर्स्ट 4 ब्राइट रिंग्स आर, इनकी जो उसमें रिंग्स बनती है तो उनकी जो पहली जो 4 रिंग्स बन रही हैं, जो कौन सी रिंग बन रही है, ब्राइट वाली, ठीक है, उनका अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखो एग्जैक्टली अपन क्या करते हैं, जो न्यूटन एक्सपेरिमेंट में जो अपन फाइंड आउट क्या करते हैं, इस प्रकार से रिंग्स बनती है। मैंने 2 रिंग्स ही बनाई, मैंने यहाँ पे आप लोगों को पूछी गई है, स्टार्टिंग की 4 पूछी गई है। तो क्या होगा, देखो इन रिंग्स का जो डायमीटर होता है वो एग्जैक्टली इस फॉर्मूले द्वारा डिस्क्राइब किया जाता है। इनकी डायमीटर ऑफ ब्राइट रिंग होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। अब n की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कौन सी रिंग का डायमीटर आपको चाहिए आपको, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया, हमें फर्स्ट 4 का पूछा गया है। देखो मैंने n0 लिख दिया, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए पहली वाली रिंग का जो डायमीटर है वो क्या होगा। तो n की वैल्यू 0 रखते मेरी वैल्यू ये फाइंड आउट होगी। जब मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करूँगा, मतलब फर्स्ट वाले का डायमीटर मुझे ये फाइंड आउट होगा। सिंपल एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है। और 2 पुट करूँगा मतलब वो तीसरे का प्राप्त होगा, और 3 पुट करूँगा तो मैं 4 का प्राप्त होगा मुझे, ठीक है। देखो एग्जैक्टली इन चारों को मैंने एक रेशियल फॉर्म में लिख दिया। तो मैं क्या नोट करूँगा कि R लैम्बडा और आपका म्यू जो है वो चारों के अंदर कॉमन है, तो मैं इसको हटा दूंगा। तो वैल्यू क्या बचेगी, √2 बचेगी, √6 बचेगी, √10 और √14। जस्ट सॉल्व कर लिया मैंने इसको, किससे, रूट जो आपका 2 को मैंने 1 मान लिया, ठीक है, 1 की √2 का मैंने भाग दे दिया, सब पे मैंने 2 का भाग दे दिया। तो यहाँ क्या बचेगा, √1 यानी कि 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 5 होगा, यहाँ आपका 7 होगा। तो एग्जैक्टली यही फर्स्ट जो 4 आपके जो डायमीटर होगा रिंग्स का आपका न्यूटन एक्सपेरिमेंट में, वो एग्जैक्टली 1, √3, √5 एंड √7 होगा, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 60 है ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट लेजर, यानी कि लेजर के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली ये कह रहा है कि इन द एब्सेंस ऑफ रेजोनेटर कैविटी देयर वुड बी नो एम्पलीफिकेशन ऑफ लाइट। ये एग्जैक्टली सही बात है, ठीक है। अपने को कौन सा ढूंढना है, अपने को गलत स्टेटमेंट ढूंढना है अपने को, ठीक है।
दूसरा कह रहा है कि इन लेजर द एक्टिव मीडियम इज द एम्पलीफाइंग मीडियम। एग्जैक्टली सही है, मीडियम एम्पलीफाई नहीं करेगा तो ये एक्टिविटी कैसे होगा एग्जैक्टली, ठीक है। लेजर इज ए लाइट सोर्स एंड एनालोगस टू ए इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर, ये भी एग्जैक्टली सही बात है क्योंकि वो लाइट सोर्स की तरफ भी करता है और एक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर भी होता है, ठीक है। लास्ट है कि इन लेजर द रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन इज हायर देन द स्टिमुलेटेड इमिशन। ये एग्जैक्टली थोड़ा डाउटफुल है, क्यों? क्योंकि देखो एग्जैक्ट मैंने तो सॉल्यूशन क्या लिखा है कि अपन जब आइंस्टीन कोफिशिएंट निकालते हैं फॉर लेजर एक्शन निकालते हैं, क्या निकालते हैं अपन लोग कि ANM, यानी कि मान लिया मेरे पास दो एनर्जी लेवल है, ठीक है। पहला एनर्जी लेवल है वो लोअर एनर्जी लेवल है, उसकी एनर्जी EM है, ठीक है। और ये मेरा हायर एनर्जी लेवल है जिसकी एनर्जी क्या एग्जैक्टली मेरी EN है। तो क्या होगा, लोअर एनर्जी लेवल से जब भी कोई एब्जॉर्प्शन होने के बाद फोटोन का यहाँ से इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे जाएगा और हायर लेवल पे जाने के बाद उसकी नीचे आने की दो पॉसिबिलिटी है। एक तो हो सकता है स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है, इनकी स्वतः ही वो नीचे गिर जाए, और एक होता है स्टिमुलेटेड इमिशन। तो स्पॉन्टेनियस इमिशन को मैंने डार्क लाइन से शो किया है और डैश लाइन से मैंने शो किया है स्टिमुलेटेड इमिशन। ये दो प्रकार के इमिशन हो सकते हैं। इसके लिए आइंस्टीन जो कोफिशिएंट का फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार लिखा जाता है कि ANM/BNM, और ये 8πh जो फ्रीक्वेंसी की पावर 3 एंड C की पावर 3, ये तो आपका फर्स्ट कोफिशिएंट रिलेशन होता है। ये आपका सेकंड कोफिशिएंट रिलेशन होता है, वो क्या बताता है कि BMN, मतलब कि आपको M लेवल से आपको N पे जाना है। मतलब BMN का मतलब क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम M to N, यानी कि कोई भी फोटोन का एब्जॉर्प्शन करके वो M से N जाता है, ठीक है। और BNM का मतलब क्या है, स्टिमुलेटेड इमिशन, मतलब कि वो स्टिमुलेटेड इमिशन होता है ऊपर से नीचे की ओर। ये रिलेशन हमें ये कहता है कि ये जो दोनों का जो अनुपात है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। दोनों क्या होता है एग्जैक्टली, बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम रिलेशन कहते हैं कि दोनों बराबर होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर लास्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन इज हायर देन द स्टिमुलेशन, ये एग्जैक्टली गलत है। दोनों क्या होनी चाहिए, लगभग बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका 4 आंसर सही होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं, ठीक है। व्हेन ए थिन ग्लास प्लेट जिसका आपका रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स 1.5 है is introduced in one of the arm of Michelson interferometer using light of wavelength 5890 एंगस्ट्रॉन, यानी कि इतनी एंगस्ट्रॉन की आपकी वेवलेंथ आपकी यूज की गई है, ठीक है। देयर इज ए शिफ्ट ऑफ 10 फ्रिंजेस, और वहाँ पे कितनी शिफ्टिंग हुई, 10 फ्रिंजेस की हुई है। द थिकनेस ऑफ प्लेट इज, यानी कि उस प्लेट की थिकनेस क्या होगी। देखो एग्जैक्टली ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन के लिए अपन क्या करेंगे, सिंपल एक ऑप्टिक्स की कुछ टर्म का यूज़ करेंगे, यानी कि जो माइकलसन-मोरले एक्सपेरिमेंट्स होता है उसमें क्या होता है कि रिलेशन इन थिकनेस, हमें थिकनेस ज्ञात करनी है, रिलेशन इन थिकनेस एंड पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस में और थिकनेस में क्या रिलेशन होता है, किसमें, माइकलसन इंटरफेरोमीटर में, वो होता है एक्चुअली इस प्रकार। टी वहाँ पर क्या होती है, थिकनेस ऑफ ग्लास होती है, आपका जो यू होता है या म्यू बोल सकते हो वो एग्जैक्टली आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, और डेल्टा एक्स आपका क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ब्राइट फ्रिंजेस के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, कि पाथ डिफरेंस फॉर ब्राइट फ्रिंजेस क्या होगा। ब्राइट फ्रिंजेस के लिए इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस हमेशा n λ/2 होता है। आपने पढ़ा होगा ना इंटरफेरेंस में हमेशा ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है, हमेशा n λ/2 होता है, और उसके लिए क्या होता है n+1 वो 1/2 λ वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ मेरे अगर डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस में अगर, तो मेरा एग्जैक्ट रिलेशन इस पर कन्वर्ट हो जाएगा रिलेशन मेरा, ठीक है। अब देखो, जो मुझे इस रिलेशन के लिए मेरे को थिकनेस टी ज्ञात करनी है, मैंने इसको थोड़ा चेंज किया, ठीक है। एन की वैल्यू मुझे दी हुई है, मतलब नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी दी हुई है ऑर्डर की, मेरे को 10 दिया हुआ था। वेवलेंथ मेरे को दी हुई है 5890 एंगस्ट्रॉम दी हुई है, और इन जो आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वो कितना दिया, 1.5 दिया हुआ है। इन तीनों वैल्यूज़ को जब मैं यहाँ पुट करूँगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन में करूँगा अगर, तो मेरे को यहाँ पर टी की वैल्यू कितनी फाइंड आउट होगी, वो होगी 5.89 × 10⁻⁶, जिसे मैं क्या लिख सकता हूँ, माइक्रो मतलब मीटर भी लिख सकता हूँ। तो ये एग्जैक्टली मेरा क्या होगा, थिकनेस का आंसर होगा। हम चेक कर लेते हैं हमारा आंसर एग्जैक्टली आता है कि नहीं आता है। ये देखो 5.89 माइक्रो, ठीक है, मीटर होगा, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है कि आर इज रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इन जॉन प्लेट एंड लैम्बडा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, यानी कि कोई भी जो आपके जॉन प्लेट के जो सर्कल्स होते हैं उनमें जो रेडियस है वो कितनी दी गई, आर दी गई है किसी एक वेवलेंथ लैम्बडा के लिए। फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ द जॉन प्लेट विल बी, यानी कि फर्स्ट फोकल लेंथ जॉन प्लेट की क्या होगी। देखो ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन था, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डायग्रामेटिक क्वेश्चन फॉर्म में पूछा गया था। हम एक काम करते हैं
कि एक हम जॉन प्लेट के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, मान लिया ये कोई एक ओरिजिन पॉइंट है और यहाँ से जॉन प्लेट स्टार्टेड होती हैं, बहुत सारी जॉन प्लेट बनेगी। मैंने क्या किया, अंतिम जॉन प्लेट को ले लिया और जो फर्स्ट जॉन प्लेट होती है ना वो मैंने ले ली है। ठीक है, 2 जॉन प्लेट ली, बीच में बहुत सारी जॉन प्लेट बनी हुई है आपकी। अब रिलेशन क्या है कि जॉन प्लेट से कोई पी पॉइंट की जो दूरी है वो मैंने बी रख ली है वहाँ पे। ठीक है, और जॉन प्लेट की जो रेडियस है वो मेरे को गिवन है, ऑलरेडी आर गिवन है। अब देखो प्रत्येक जो जॉन प्लेट होती है ना उनको इस प्रकार से बनाया जाता है कि पहले वाले की जो डिस्टेंस b है, मतलब इसकी डिस्टेंस कितनी b है, तो अगली जोन प्लेट की डिस्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए, n लैम्बडा बाई 2 के टर्म में होनी चाहिए। मतलब n की मतलब 1 होगा, मतलब अगली जो लेंथ हो कितनी होनी चाहिए, b प्लस लैम्बडा बाई 2। ठीक है, अगली क्या होनी चाहिए, b प्लस लैम्बडा। मतलब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जोन प्लेटें एग्जिट क्या होती है, हमेशा ड्रॉ की जाती है। तो आखिरी जो जोन प्लेट होगी उसके लिए क्या होगा, b प्लस n लैम्बडा बाई 2, जितनी भी जोन प्लेट आप बनाओ। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली हमें ज्ञात करना है फोकल लेंथ उसकी। ठीक है, तो सिंपल देखो एग्जैक्टली एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है हमारे जोन प्लेट के रेस्पेक्ट में बनता है। इसको एग्जैक्टली अपन सिंपल फॉर्मूले सोल्व कर लेंगे। तो देखो आर और जो पी है वो एग्जैक्टली आपका हाइपोटेनस की तरह वर्क कर रहा है, मतलब कर्ण बना रहा है आपका। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और आपका ये बेस हो जाएगा और आपका ये हाइपोटेनस हो जाएगा। ठीक है, आधार और कर्ण और आपका लंब हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे सिंपल एग्जैक्टली आप, तो आप क्या फाइंड आउट करोगे कि जो आर एन है, मतलब जॉन प्लेट आखिरी जॉन प्लेट की जो रेडियस है एग्जैक्टली वो क्या होगी, एग्जैक्टली आपकी आर एन होगी। उसको आप एग्जैक्टली फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, सिंपल आप एग्जैक्टली सॉल्व करना, इसको आप सॉल्व करके क्या फाइंड आउट करोगे, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा टर्म आएगा। ठीक है, जैसे मान लिया ये आ गया जो आपका एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर बाई 4, यानी कि बी का स्क्वायर तो यहाँ हो गया, इसका जो स्क्वायर होगा वो ये हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा और बी स्क्वायर इधर फेस देखो तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या नोट करोगे, ये जो टर्म है एग्जैक्टली वो टर्म एग्जैक्टली क्या है, बहुत ही मतलब स्मॉल है किसके कंपैरेटिवली, आपके एन लैम्बडा और बी के कंपेयर। क्यों है आपका, क्योंकि बी की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो लैम्बडा की वैल्यू होती है वो हमेशा एंगस्ट्रॉन में होती है, मतलब 10⁻⁻10 में होती है। जब उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 10⁻⁻20 हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही छोटी हो जाएगी। तो इसको मैंने क्या किया, इस वजह से मैंने इस वैल्यू को नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, आज का मतलब क्या हुआ, b से आपका b कैंसिल हो जाएगा, b स्क्वायर से आपका। ठीक है, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और जो आर एन का स्क्वायर यानी कि जो आखिरी जॉन प्लेट की रेडियस का जो स्क्वायर होगा वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, एन लैम्बडा और b के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से जो आपका रिलेशन क्या होगा, जो b है आपका वो क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b इज फर्स्ट फोकल लेंथ और b क्या है आपकी, फर्स्ट फोकल लेंथ है आपकी। मतलब ये था ना आपका जॉन प्लेट से कोई डिस्टेंस अगर b पर हो उसकी फर्स्ट फोकल लेंथ क्या होगी, तो b किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फोकल लेंथ f में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये फॉर्मूला क्या बनेगा, आर एन का स्क्वायर अपॉन एन लैम्बडा, और n की वैल्यू 1 क्यों रखी मैंने, क्योंकि मुझे फर्स्ट फोकल लेंथ निकालनी थी। ठीक है, तो फर्स्ट फोकल n की वैल्यू 1 रखते क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर अपॉन लैम्बडा। ये एग्जैक्टली मेरा रिलेशन आएगा। तो देखो एग्जैक्टली मैं इसका सॉल्यूशन देखता हूँ कि मेरा सॉल्यूशन क्या होगा, ये होगा आर का स्क्वायर अपॉन लैम्बडा आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी और थोड़ा टिपिकल था लेकिन इजीली अपन ने इसको डायग्रामेटिक फॉर्म में समझ लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, कि द रेशियो ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन कोफिशिएंट टू स्टिमुलेटेड इमिशन कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन्स, हियर वैल्यू ऑफ n। देखो मैं क्या देता हूँ आपको, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आरपीएससी में हूबहू पूछा गया था और इसका आंसर क्या होगा, देखो एग्जैक्टली ये आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर द लेजर एक्शन मैंने लिख दिया है। ये मैंने एग्जैक्टली फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले भी लिखा था, मैंने आपको बताया था आपको कि ये आइंस्टाइन कोफिशिएंट का रिलेशन होता है जो क्या बताता है, ANM क्या बताता है आपको, स्पॉन्टेनियस इमिशन को बताता है और BNM बताता है आपको स्टिमुलेटेड इमिशन। दोनों का रेशियो जो होता है वो इस फॉर्मूले के बराबर होता है और इस फॉर्मूले में 8 पाई H और C ये तीनों कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है। तो मतलब क्या होगा, ये दोनों का जो अनुपात होगा, किसका अनुपात, स्पॉन्टेनियस इमिशन का और स्टिमुलेटेड इमिशन अनुपात क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी की पावर 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर अपन माने कि इन दोनों का अनुपात फ्रीक्वेंसी की पावर n के बराबर हो अगर, तो n की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 3 होगी आपकी। तो एग्जैक्ट देखो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, n की वैल्यू 3 यहाँ पे सही होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 हमें क्या कहता है, देखो एग्जैक्टली ये भी एग्जैक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, कि द पंपिंग मेथड इन द रूबी लेजर, देखो ये पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिंपल एक बोलना है कि ऑप्टिकल पंपिंग मेथड इज यूज इन द रूबी लेजर। रूबी लेजर में ऑप्टिकल पंपिंग मेथड यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल
द मिनिमम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर दिस एग्जिस्टेंस इन द इनसाइड न्यूक्लियस शुड बी अप्रोक्सीमेटली। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन को अगर न्यूक्लियस के अंदर पाया जाए अगर वो, तो उसके लिए उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का यूज करके एग्जैक्टली अपन ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। आप एज्यूम करो ये कोई न्यूक्लियस है, उसकी न्यूक्लियस की रेडियस कितनी है आपकी, आर उस न्यूक्लियस की रेडियस है। ठीक है, और एग्जैक्टली देखो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होती है ना, वो तो एग्जैक्टली फर्मी ऑर्डर की होती है, मतलब 10⁻⁻15 होती है। कुछ न्यूक्लियस के अपन एवरेज लेते तो अपन क्या मान लें कि 5 फर्मियन मान लेते हैं उसको। ठीक है, मतलब कि 5 फर्मियन इसकी पूरी की एग्जैक्टली न्यूक्लियस की रेडियस है। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि चेंज इन पोजीशन एंड मल्टीप्लाई विद द चेंज इन मोमेंटम वो हमेशा किसके बराबर होता है, h×2 के, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है h×2 के होता है। और डेल्टा पी का मतलब क्या होगा, यहाँ से सीधा चेंज इन मोमेंटम सीधा क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप चेंज इन मोमेंटम निकाल लोगे सिंपल, h क्रॉस की वैल्यू कितनी होती है 1.054 × 10⁻34 होती है अपॉन ये 2 और डेल्टा एक्स का मतलब क्या है कि ये जो पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अंदर अपना मोमेंटम कहाँ से कहाँ चेंज कर सकता है, तो सिंपल सी बात है जितनी उसकी रेडियस है उतना ही वो चेंज कर सकता है। ठीक है, उससे ज़्यादा उससे बाहर तो वो कहाँ जाएगा बाकायदा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 × 10⁻15 ये आपका एग्जैक्टली क्या हो जाएगा आपका चेंज इन मोमेंटम आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली क्या होगा कि मिनिमम मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस, यानी कि अगर वो इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में रहना चाहता है अगर, तो उसको मिनिमम कितना मोमेंटम की ज़रूरत पड़ेगी, उसे एग्जैक्टली इतना मोमेंटम उसके पास होना चाहिए इस न्यूक्लियस में रहने के लिए। ठीक है, अब देखो कि इस न्यूक्लियस में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन कितना मोमेंटम चाहिए, तो कितनी मिनिमम एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चाहिए होगी। तो एनर्जी का जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एग्जैक्टली, वो होता है ई मिनिमम, मतलब कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन इन फाइंड इन न्यूक्लियस, मतलब कि वो अगर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस में रहना चाहता है उसकी मिनिमम एनर्जी कितनी होगी। उसके लिए सिंपल मैंने क्या किया, एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला लिखा और उसी फॉर्मूले के अंदर मैंने क्या किया, मिनिमम लिख लिया। मिनिमम मतलब क्या होगा यहाँ पर कि मिनिमम एनर्जी, इफ काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटर देन द रेस्ट मास एनर्जी, तो उसमें क्या होगा कि अगर वो उसके अंदर रह रहा है अगर, तो जो आपका जो ये वाले जो पोर्शन होता है हमेशा काइनेटिक एनर्जी का होता है, ये हमेशा पोटेंशियल एनर्जी का होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहेगा तो वो क्या होगा, लगातार वो मोशन करता रहेगा, तो क्या होगा उसके पोटेंशियल जो एनर्जी होगी वो बहुत ही कम होगी, किससे, उसकी आपकी काइनेटिक एनर्जी से। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो ज़्यादा है किससे, पोटेंशियल एनर्जी से। तो आपका फॉर्मूला क्या होगा, सिंपल यह फॉर्मूला इस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर पी मिनिमम फाइंड आउट हो जाएगा आपका ई मिनिमम के रेस्पेक्ट में। अब ई मिनिमम आपको ज्ञात करना है आपको, तो सिंपल क्या करना पड़ेगा आपको, पी मिनिमम की वैल्यू जो आपने ऊपर फाइंड आउट की थी आपने, इस वैल्यू को हूबहू यहाँ पे रख दीजिए आप और मल्टीप्लाई 3 × 10⁻8 कर दीजिए आप, क्यों, सी की वैल्यू को। तो वैल्यू कितनी आई 3.162 × 10⁻12 जूल, ये एग्जैक्टली आपकी वैल्यू आती है। ठीक है, लेकिन देखो ये वैल्यू तो आ रही है जूल में, लेकिन हमारा अगर अपन क्वेश्चन देखें हम अगर, तो हमारा क्वेश्चन हमसे मांग रहा है मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में मांग रहा है। इसका मतलब हम क्या करेंगे एग्जैक्टली, अब हम क्या करेंगे कि इसमें इलेक्ट्रोवोल्ट का भाग दे देंगे, मतलब इलेक्ट्रोवोल्ट ऊपर लगा दिया और इलेक्ट्रोवोल्ट के भाग यहाँ दे दिया। इसको आप अगर सॉल्व करोगे कितना आएगा, लगभग 20 × 10⁻6 यानी कि 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के पास में मिनिमम एनर्जी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में रहने के लिए मिनिमम इतनी जो एनर्जी है उसके पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 20 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, अब देखो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। चूज द रॉन्ग क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर गिवन इन फॉर्म ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। देखो इन्होंने मोमेंटम का लिखा है, काइनेटिक लिखा है, पोटेंशियल का लिखा है और टोटल का लिखा है। तो सिंपल देखो मोमेंटम के लिए 3 डायमेंशनल ऑपरेटर ये होता है और 1 डायमेंशनल ऑपरेटर ये होता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ये होता है और सिंपल ये मैंने चारों के लिख दिए मैंने, आप चारों का चेक करोगे तो क्या फाइंड आउट होगा आपका कि ये वाला जो मोमेंटम वाला जो है ना वो गलत लिखा, वो क्या होना चाहिए, वो -iota_h×d/Δx होना चाहिए, जो कि ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं लिखा गया है। किसके लिए, 3 डायमेंशन के लिए वो होना चाहिए -iota_h×L होना चाहिए, जो ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट आंसर आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं कि द वेव फंक्शन फॉर द 1 डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल इज, इनकी 1 डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल के लिए
जो वेव फंक्शन क्या होगा वो दिया हुआ है साई बराबर ए एक्स दिया गया है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ये वाली रेंज हो कि एक्स यानी कि पार्टिकल जो है वो 1 के बराबर है और छोटा है, या 0 से बराबर है या बड़ा है, उस कंडीशन में इस ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैंने क्या किया देखो एग्जैक्टली इस वेव फंक्शन को मैंने यूज किया। ठीक है, और इस वेव फंक्शन को मैंने इस कंडीशन के ऊपर नॉर्मलाइज कर दिया। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन कर दिया। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, -1 से लेकर इन्फाइनाइट होती है, और ये इसका वेव फंक्शन का कंजुगेट मल्टीप्लाई आपका वेव फंक्शन और डेल्टा x = 1 होना चाहिए। लेकिन हमारे क्वेश्चन में लिमिट क्या दी हुई है, 0 से 1 दी गई है। तो मैंने क्या किया, 0 से 1 लिमिट में इस वेव फंक्शन को मैंने कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखा और सिंपल मैंने क्या इसको क्या जीरो सॉल्व कर लिया। बहुत इजीली हुआ। ये आपका x² हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगा। 0 से 1 की वैल्यू पुट करोगे तो क्या जाएगा आपको, ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। और ये सिंपल a की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, √3 आ जाएगी। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो आपका। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि इफ़ ए बोहर रेडियस, है ना, इफ़ ए बोहर रेडियस देन अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में जो उसकी जो रेडियस है वो कौन सी एवरेज रेडियस क्या होगी। ठीक, तो देखो एग्जैक्टली इसके लिए मैंने क्या किया, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स वेव फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, देखो क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग वेव फंक्शन हाइड्रोजन का क्या होता है, वो n मतलब नंबर ऑफ प्रिंसिपल नंबर होता है आपका, l आपका ऑर्बिटल मोमेंटम का नंबर होता है, और m आपका जो होता है वो स्पिन वाला होता है। ठीक है, ऑर्बिटल स्पिन जो भी कह सकते हो आप। तो देखो एग्जैक्टली वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फर्स्ट 1s ऑर्बिट के लिए बोल रहा है। देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और s का मतलब क्या हुआ, s का l कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका n की वैल्यू 1 हो जाएगी और l की वैल्यू 0 हो जाएगी और m की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जैक्टली 1 0 0 के लिए वेव फंक्शन इस प्रकार लिखा जाता है हाइड्रोजन का, जहाँ पर a क्या होता है, बोहर रेडियस होता है, और r क्या होता है, हाइड्रोजन जो भी H एटम की रेडियस होता है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली वो कह रहा है कि एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो देखो क्वांटम मैकेनिक्स में एवरेज वैल्यू को हमेशा एक्सपेक्टेशन वैल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर 1s ऑर्बिट क्या होगा, इन्होंने कहा है कि हाइड्रोजन एटम की जो रेडियस होती है एग्जैक्टली, ठीक है, उसी का ये रेशियो कर लिया जाए, मतलब उसी का ही एक्सपेक्टेशन एवरेज कर लिया जाए। तो एवरेज ऑफ आर वो इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, और पहले वाले वेव फंक्शन का क्या करोगे आप, एग्जैक्टली कंजुगेट कॉम्प्लेक्स निकालोगे, डॉट आपका आर, डॉट आपका वही वेव फंक्शन वापस, और डॉट डेल्टा वी। ठीक है, ये एग्जैक्टली एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला होता है कि जिसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालते हो उसी वैल्यू को आपको दोनों वेव फंक्शन के बीच में पुट करना पड़ता है। ठीक है, और इन एंटायर वॉल्यूम, पूरे वॉल्यूम में। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली अब इसको अपने को सॉल्व करना है। ये पूरा मैथमेटिकली मैं आपको थोड़ा बता दूँ फ्रीली, क्या होगा देखो, इस वेव फंक्शन की वैल्यू मैंने ऊपर से पुट करी यहाँ से मैंने। ठीक है, इस वैल्यू को मैंने दोनों बार पुट कर दिया, डॉट आर रख दिया, डेल्टा वी मतलब एक स्क्वायर जो होता है गोले का, जो आपका वॉल्यूम क्या होता है, r² साइन थीटा डेल्टा आर डेल्टा थीटा और डेल्टा वाई। ये सिंपल एक वॉल्यूम का फॉर्मूला अपन पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब देखो ये सब मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और आपके ये सब कॉन्स्टेंट इसलिए बाहर आ जाएगा, मतलब 1/π आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, और r का इंटीग्रेशन कहाँ से क्या होगा, 0 से इन्फाइनाइट तक होगा। तो 0 से इन्फाइनाइट किसका इंटीग्रेशन होगा, r का होगा। तो कोई यहाँ पर r है और यहाँ पर r² है, r³ हो जाएगा। ये दोनों तो बेस सेम है तो आपकी जो पावर्स हैं वो जुड़ जाएंगी। ठीक है, और इंटीग्रेशन डेल्टा r पे हो जाएगा। थीटा का इंटीग्रेशन 0 से पाई पर होता है, तो साइन थीटा और डेल्टा थीटा हो जाएगा डॉट, और फाई का इंटीग्रेशन 0 से आपका 2π तक होता है। ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली इस पूरे को फंक्शन को सॉल्व करो। देखो ये जो पूरा फोर्सन है ना, ये तो एग्जैक्ट डायरेक्ट सॉल्व है। इसका आंसर डायरेक्ट क्या होता है आपका, 2π होता है आपका। ठीक है, तो एग्जैक्ट देखो, और इसका आंसर क्या होता है आपका 2 होता है। इसको सॉल्व करके देख लेंगे इसको, बोलिए आप इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 2 आएगा और इसका आंसर आपका 2π आएगा, और π/a³ है। ये एग्जैक्टली आपका एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, इस एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का यूज़ करके मैंने इसको सॉल्व किया है, और मेरी जो एग्जैक्टली फाइनल जो थोड़ी कैलकुलेशन में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आई है, 3/2a मेरी वैल्यू आई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो एवरेज वैल्यू होगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली आपका 3/2a होगा मेरा। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले करके आप सॉल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3/2 आपका a होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं कि इफ़ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज बाउंडेड टू मूव
विद इन ए वन डायमेंशनल इन्फिनिटी पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ, मतलब कि मान लिया कोई भी एक इन्फिनिटी पोटेंशियल वेल है जिसकी लंबाई l है, चौड़ाई l है, उसके अंदर कोई m मास वाला पार्टिकल जो है वो बाउंड मतलब बंधा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ लेवल पार्टिकल क्या होगी, तो देखो एग्जैक्टली जो 3 डायमेंशनल जो आपका इन्फिनिटी पोटेंशियल वेल होता है उसके अंदर जो पार्टिकल की एनर्जी एग्जैक्टली इस प्रकार लिखी जाती है कि nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस n, मतलब क्या होता है, n मतलब होता है कि कौन से ऊर्जा स्तर में वो उपस्थित है 3 डायमेंशन के लिए। हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1 डायमेंशन के लिए, मतलब वो भी और किसके लिए दिया गया है, ग्राउंड स्टेट के लिए। तो ग्राउंड स्टेट फॉर 1 डायमेंशन क्या होगा, वो एग्जैक्टली h स्क्वायर 8ml स्क्वायर डॉट n स्क्वायर, मतलब केवल कोई भी एक एक्सिस ले लीजिए, x ले लीजिए, y ले लीजिए या z ले लीजिए, और ग्राउंड स्टेट इसका मतलब क्या होगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगा, और पुट करोगे तो क्या आएगा h स्क्वायर अपॉन 8ml स्क्वायर, ये एग्जैक्टली आपका आंसर होगा ग्राउंड स्टेट के लिए, ठीक है। देखिए जब हम चेक कर लेते हैं 69 का आंसर क्या होगा एग्जैक्टली आपका, वो होगा एग्जैक्टली आपका h स्क्वायर और आपका 8ml स्क्वायर होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 70 है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 कंस्ट्रक्टिव एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटेटर, यानी कि कोई भी जो रिजिड रोटेटर होता है ना उसके 2 कंस्ट्रक्टिव मतलब क्रमबद्ध एक के बाद एक वाले जो ऊर्जा स्तर का अंतराल कितना होता है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली इसको मैंने करेक्टली सॉल्व करके रखा है, ठीक है। कि मान लिया देखो मेरे पास ये कुछ ऊर्जा स्तर हैं, ठीक है, ये 0 ग्राउंड लेवल ऊर्जा स्तर है, ये आपका फर्स्ट ऊर्जा स्तर है, ये आपका सेकंड ऊर्जा स्तर है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली उस ऊर्जा स्तर का फॉर्मूला इस प्रकार लिखा जाता है रोटेशनल एनर्जी लेवल के लिए, वो लिखा जाता है ER मतलब रोटेशनल लेवल इक्वल टू h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2i, आई क्या होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, J जो एग्जैक्टली है वो आपको एग्जैक्टली आपके क्वेश्चन में दिया गया कि J क्या है, J रोटेशनल क्वांटम नंबर है आपका, ठीक है। तो J और cos तक J+1 ये एग्जैक्टली फॉर्मूला होता है। अब देखो क्या करना है कि हमें अगर हम n की वैल्यू 0 पुट करते हैं मतलब ग्राउंड लेवल के लिए 0, J की वैल्यू 0 पुट करते क्या हो जाएगा, पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, एनर्जी कितनी हो गई आपकी 0 हो गई। 1 का फॉर्मूला पुट करते हो आप अगर तो 1 और 1 कितना वो 2 होगा, 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा h क्रॉस अपॉन i आ जाएगा आपका, ठीक है। सो ऑन से अगर आप फाइंड आउट कर सकते हो अलग अलग लेवल्स पर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि एनर्जी बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव लेवल, 2 क्रमशः लेवल में क्या फ़र्क आएगा। तो मान लिया देखो ये जो लेवल है मैंने एक लेवल ले दिया ER+1 ले लिया और -ER, ठीक है। मान लिया ये वाला जो है वो +1 वाला है और ये आपका ER वाला लेवल है। कुछ नहीं किया मैंने, केवल जो यहाँ पर जो J है इसकी जगह मैंने क्या लिखा R+1 मतलब J+1 कर दिया, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा J+2 हो जाएगा माइनस आपका J और J+1, ठीक है। मतलब इसमें एक जोड़ करके जो ये वाला जो है ना इसमें एक जोड़ करके मैंने एग्जैक्टली इस लेवल को माइनस कर दिया है क्योंकि 2 क्रम से बोला गया है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली आप इसको जस्ट सॉल्व करोगे आप इसको अगर, तो आपको जो आंसर क्या मिलेगा एग्जैक्टली आपको वो सिंपल मिलेगा आपको h क्रॉस स्क्वायर अपॉन i J+1, ये एग्जैक्टली आपका क्या होगा, सिंपल उसका आंसर होगा आपका, ठीक है। तो एक चेक कर लेते हैं इसका आंसर होगा नहीं होगा। तो देखो एग्जैक्टली आपका क्या होगा, इसका आंसर एग्जैक्टली सॉरी ना ये पेपर यहाँ आ गया, इसका आंसर होगा एग्जैक्टली आपका होगा h स्क्वायर i और आपका J+1, ये एग्जैक्टली इसका आंसर होगा आपका, सॉरी है ना ये इसका एग्जैक्टली आपका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 71 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 71 है वो एग्जैक्टली बहुत ही मतलब थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन था, जिसने इस क्वेश्चन को देख रखा था वही इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकता था, ठीक है। कि अमंग ऑफ द फॉलोइंग विच न्यूक्लियस हैव नेगेटिव क्वाड्रुपल मोमेंट, यानी कि कौन सा ऐसा है जो नेगेटिव क्वाड्रुपल मोमेंट रखता है। तो देखो एग्जैक्टली जो क्वाड्रुपल जो मोमेंट होता है उसको एग्जैक्टली इस प्रकार लिखा जाता है कि जो क्वाड्रुपल मोमेंट होता है वो क्या लिखा जाता है कि क्वाड्रुपल मोमेंट होता है किसी भी एलिमेंट का, अगर वो एलिमेंट अगर मैजिक नंबर रखता है मतलब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या अगर 2 हो, 8 हो, 20 हो, 28 हो, 50 हो, 82 हो, 120 हो, उन सब का जो क्वाड्रुपल मोमेंट होता है उन सब एलिमेंट्स का वो क्या होता है 0 होता है एग्जैक्टली, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको पूछा गया कि नेगेटिव वाला पूछा गया, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 वाला नहीं पूछा गया, पर हमने इसलिए पढ़ा था कि हो सकता है अगली बार हमको ये पूछ लिया जाए। एक होता है कि क्वाड्रुपल मोमेंट ऑफ हैवियर न्यूक्लियस, यानी कि जो भी न्यूक्लियस हैवियर होते हैं मतलब कितनी लिमिट के ऊपर होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो 150 से ऊपर हो, उन सब का जो क्वाड्रुपल मोमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अगर मैं एग्जैक्टली रखूँ तो देखो ये का जो एटॉमिक नंबर है वो 235 है जो कि 150 से ऊपर है, इसका मतलब क्या होगा इसका क्वाड्रुपल मोमेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। अब 3 ऑप्शन बचते हैं हमारे, ठीक है। तीनों ऑप्शन में आप देखो आपको
कि जो आपका ड्यूटेरोन होता है उसका क्वाड्रुपल जो मोमेंट होता है वो एग्जैक्टली होता है 0.002875 बोर। ये हमें एग्जैक्टली याद रखना पड़ता है, ठीक है। और लिथियम का जो होता है वो एग्जैक्टली माइनस में होता है, और आपका बेरिलियम होता है वो एग्जैक्टली पॉजिटिव होता है। मैंने कहा ना आपको, जिसने इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी कहीं पढ़ रखा है या देख रखा है वही इसको सही कर सकता था, ठीक है। तो लिथियम 6 इसका एग्जैक्टली आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। अपन क्वेश्चन नंबर जो है वो 72 पर बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि द सरफेस एनर्जी टर्म इन द सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला इज प्रोपोर्शनल टू nth पावर ऑफ मास नंबर ए। देखो, सेमी इंपिरिकल मास फॉर्मूला जो होता है उसका फॉर्मूला मैंने एग्जैक्टली राइट डाउन कर रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। उस पूरे फॉर्मूले में आप नोट करोगे बहुत सारे आपके बॉन्डिंग टर्म्स आते हैं, जिसमें से आपका ये आपका सरफेस टर्म होता है, ठीक है। उस सरफेस एनर्जी का जो टर्म होता है उसमें जो एटॉमिक नंबर होता है उसकी जो पावर होती है वो कितनी होती है, 2/3 होती है। कितनी होती है आपकी एग्जैक्टली, 2/3 होती है। तो ये एग्जैक्टली पूछा गया है कि उसकी पावर, ए की पावर कितनी होती है, वो होती है 2/3, ठीक है। तो ये देखो आपने अभी तक 72 नंबर क्वेश्चन तक देखा है हमने। नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्वेश्चन नंबर 73 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।